हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम देखिए एसएससी जो स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम हुआ है 2025 में, उसकी आंसर की आ गई है। तो इस स्टेनोग्राफर के पेपर में जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी शिफ्टों को मिलाकर उन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है। तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं जीके जीएस के आपके स्टेनोग्राफर में सब्जेक्ट वाइज, वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है इस पैटर्न का भी पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न एसएससी अब फॉलो कर रहा है। तो आने वाले जो एसएससी के एग्जाम्स हैं, सीजीएल वगैरह, तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक बात और बता दूं मैं आप सभी को, जितने भी आपके 2025 में एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, सब्जेक्ट वाइज सभी के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको पैटर्न, एग्जामिनर का माइंडसेट, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कि जीके जीएस में रिपीट होते हैं, तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, एक भी एग्जाम नहीं छोड़ने वाले हैं 2025 का जिसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है, तो क्वेश्चंस भी हमें पता लग जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आने वाली क्लासेस के लिए भाई जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है टेलीग्राम चैनल है जीएस एग्जाम्स क्रैकर के नाम से, उसे भी जो है ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और इसकी पीडीएफ में अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है भाई, सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, ये पीपीटी बनाना, क्वेश्चंस ढूंढना, छांटना, सॉल्यूशन देना, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई टीम नहीं है। तो अभी के लिए भाई इस चीज़ को मेरे को बताएं कि पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है। कन्वर्ट तो मैं कर देता हूँ ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इससे ऊपर चला जाता है, तो मैं देखता हूँ उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अधिक जानकारी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसे करना है। बाकी आपको क्वेश्चन से एक भी नहीं छूटेगा, पीवाईक्यू का, स्टेनोग्राफर का, एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2025 में, सभी के जो है जीके जीएस के सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा मैं। सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे करेंगे हम। इवन आरआरबी एनटीपीसी के भी जैसे ही आंसर की आती है हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आपका एक भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सभी के आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन ही नहीं, जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे डिस्कस की जाएंगी। तो आपके लिए ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है, ये एकदम से रामबाण है, आप इसे जरूर फॉलो करें और आपको पता भी चल जाएगा कैसा जो है पैटर्न एग्जामिनर सेट कर रहा है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको मैं बता दूं। ठीक है, कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, बिल्कुल टू द पॉइंट रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। और क्लास कैसी लगी है उसे भी ज़रूर बताएं। तो चलिए भाई देख लेते हैं कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी जो स्टेनोग्राफर है, बाकी बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं, बट वो सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, हमें पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय दी फॉलोइंग फीचर्स, रिब्ड वॉल्स, पॉइंटेड आर्चेस एंड फ्लाइंग बटरेसेस एंड स्टेन्ड ग्लास विंडोज। तो निम्नलिखित विशेषताओं में से किस वास्तुकला शैली का सबसे अच्छा वर्णन होता है? रिब्ड वॉल्स, नुकीले मेहराब, फ्लाइंग बैट्स, बटरेस, और सना हुआ कांच की खिड़कियां। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या है। आप खुद भी मेरे साथ ट्राई करिए, 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे इस क्लास में। जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेनोग्राफर में, वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू के लिए जो अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है, जो है 60 क्वेश्चन रहेंगे आई थिंक इसमें, जितने भी पूछे गए हैं। तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को भाई। ये किसका जो फीचर है वो बता रहा है, जिसकी बात कर रहा है ये विशेषताएं। तो ये है आपका गॉथिक स्टाइल। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसमें कि देखिए गोथिक आर्किटेक्चर फ्लरिस्ड इन यूरोप बिटवीन 12 टू 16 सेंचुरी। की फीचर क्या है? पॉइंटेड आर्च, रिब्ड वॉल्स, फ्लाइंग बटरेस, स्टेन्ड ग्लास विंडोज। फेमस एग्जांपल जैसे कि नॉट्रे डैम कैथेड्रल पेरिस में है, और कैथेड्रल जो है फ्रांस में है, चार्ट्रेस जो है कैथेड्रल फ्रांस में। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जिसके जो है फीचर्स की बात कर रहा है वो है गॉथिक फीचर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। असर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। तो द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज अ पॉजिटिव टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमॉन्ग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशंस। इसका रीजन है द डे इज टर्म्ड गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव
थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सैक्रिफिशियल डेथ। तो ये आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। गुड फ्राइडे का नाम एक सकारात्मक शब्द के रूप में ईसाई विद्वानों और परंपराओं में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। कारण क्या जो इसका दे रखा है, इस दिन को गुड कहा जाता है ताकि यीशु के बलिदान की सकारात्मक धार्मिक महत्ता को दर्शाया जा सके। तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन सब एसएससी पूछ रहा है तो थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो इसका जो आंसर है वो है डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। मतलब कि असर्शन जो है वो गलत है लेकिन रीजन इसका सही है। ठीक है, तो द डे इज टर्म गुड इज सिग्निफाइज द पॉजिटिव थियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सैक्रिफिशियल डेथ। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। गुड फ्राइडे इज ऑब्जर्व्ड बाय क्रिश्चियन टू कॉमेमोरेट द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्रिस्ट। इट इज़ कॉल्ड गुड बिकॉज इट सिग्निफाइज जो है साल्वेशन फॉर ह्यूमैनिटी थ्रू सेक्रीफाइस, नॉट बिकॉज ऑल स्कॉलर्स एक्सेप्ट द टर्म। ठीक है, इसे पवित्र शुक्रवार भी कहा जाता है, गुड फ्राइडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या क्या है भाई। तो विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो किस राजपूत शासक ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो ये आपको बताना है। तो बताइए भाई क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1991 सीई में पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी। सेकंड बैटल ऑफ जो तराइन हुई थी 1192 सीई में हुई थी। गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, ओपनिंग द वे फॉर मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। यह युद्ध तराइन वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और डियर लर्नर्स देखिए, ये सारी चीज़ें जो पीपीटी वगैरह है ये मैं खुद ही तैयार करता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो ये सारी चीज़ें तैयार करेगी। तो आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और जो आपका प्यार है उसे जो है इस फैमिली को हमें बड़ा करना है। तो आप अपना सहयोग करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए। अगर चीज़ें पसंद आती हैं, अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इस फैमिली को हमें बड़ा करना है काफ़ी। तो हमें, क्योंकि देखिए हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत ज़्यादा कि वही मैं वो बहुत सारी चीज़ें एडवांस आपको बताऊं। तो अभी जो है ये सब चीज़ें नहीं है भाई, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम इसमें चला जाता है पीपीटी वगैरह बनाने में, क्वेश्चंस छांटने में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए पूरी तरह से। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना जो पूछा गया है। हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे और बिल्कुल भी हम फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पे। हम पढ़ना हमारा काम है, क्वेश्चंस देखना, और आपका काम है एग्जाम को क्रैक करना। तो वही हमारा मोटो रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पर इशूड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठास एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन। तो किस मुगल सम्राट ने मराठों के खिलाफ दक्कन अभियान चलाया और लंबे समय तक इस क्षेत्र में रहे। तो ये आपको बताना है किसकी बात हो रही है। तो ट्राई करिए इसका आंसर क्या है, और ज़रूर से ट्राई करिए। मैं तो कहूँगा आप इसे मॉक टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है औरंगजेब। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। औरंगजेब का जो टाइम था वो 1658 से लेकर 1707 में। स्पेंट नियरली 25 ईयर इन डेक्कन। ही फॉट अगेंस्ट मराठास, बीजापुर एंड गोलकोंडा। हिज लॉन्ग डेक्कन कैंपेन वीकन द मुगल एम्पायर। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को हराकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है भाई, बाकी आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। भादशाह से आप याद रख सकते हैं, भादशाह। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो शाहजहां के बाद औरंगजेब आए थे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए इन क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा कि इन क्वेश्चन से पता चलेगा कि किस किस एरिया पे जो है एग्जामिनर जो पेपर सेट कर रहा है या फिर कोई भी कर रहा है तो वो किस एरिया पे फोकस ज़्यादा कर रहा है, हमें इन चीज़ों से पता चलेगा। तो हम इसलिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और रिपीटेशन के भी क्वेश्चंस चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि स्टेटिंग में देखिए हिस्ट्री में चेंज क्या होगा, जो है वो तो है ही है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, बाकी जो है चीज़ें आपके उसी सिलेबस से आएंगी। बस क्वेश्चंस में ये है कि थोड़ा सा आपसे क्वेश्चंस दूसरे तरीके के पूछ लेंगे, वन लाइनर ना पूछ के। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए स्टेनो का ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है हार्ड कि इसे नहीं कर पाएंगे आप।
तो कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BCE विद द हेल्प ऑफ चाणक्य कौटिल्य। कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, पटना में। ही डिफीटेड धनानंद ऑफ नंदा डायनेस्टी। और अशोक जो है जो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, बिंदुसार के जो बेटे थे वो थे अशोक। तो अशोक उनका पोता था भाई, ठीक है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो ये आपको बताना है, तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो ये मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BCE से लेके और आई थिंक 1500 BCE तक था, 1300 तो नहीं है यहाँ पे, तो 1600-1500 तक था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। द ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया की, साउथ एशिया में। और हड़प्पन, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। तो फीचर्स कैसे थे? टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और बैक्ड ब्रिक्स और ग्रेनरीज जो है इसमें काफ़ी इसके फीचर्स थे। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको उनकी साइट्स और जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो याद होनी चाहिए। जैसे कि लोथल किस लिए फेमस था, और मोहनजोदारो में क्या मिले, हड़प्पा में क्या मिले, धोलावीरा में क्या मिले, लार्जेस्ट साइट कौन सी है, मॉडर्न साइट कौन सी है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए डियर लर्नर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट करते जाएं, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर जरूर फोकस करें कि वो चीज़ें भी पढ़नी है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रास बिहारी बोस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रास बिहारी बोस के बारे में सत्य नहीं है? तो नोट पूछा है, नोट पे जरूर ध्यान देना है आपको। तो इनमें से ये जो आपके जो ऑप्शंस हैं ट्राई करिए इनमें से भाई आंसर देने का। तो जो आपका आंसर है, ही वॉज ऑप्शन डी, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रास बिहारी बोस 1886 से 1945 तक लीडर इन गदर मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में। ही हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ INA, ठीक है, टू सुभाष चंद्र बोस, एंड ही वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान में। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा थे, ठीक है। तो पहले कमांडर इन चीफ थे भारत के, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा पूछा गया है। विच कॉन्फेडरेशन ऑफ सल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तलीकोटा। तो तलीकोटा की लड़ाई में किस जो है सल्तनतों के महासंघ ने विजयनगर साम्राज्य को हराया था? ये आपको बताना है, ये है आपके ऑप्शंस। तो ये हराया था जो है डेक्कन सल्तनत ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में हुआ था, ईयर जरूर याद रखना है आपको। विजयनगर एम्पायर डिफीटेड बाय अलायंस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर एंड बीरार। तो डेक्कन सल्तनत में आता है। तो विजयनगर रूलर कौन थे? तो आलिया रामा राय जो है यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। दिस मार्क द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इसके बाद जो है विजयनगर जो है एम्पायर, उसका डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल बिल्ट बाय द चंदेला डायनेस्टी इन 10th to 11th सेंचुरी इज नोन फॉर इट्स एक्सक्यूजिट जाइट जो है स्कल्पचर। तो कौन सा मंदिर, ठीक है, जिसे 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेला वंश ने बनवाया था, अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है आपको, जो है चंदेला रूलर्स ने जो बनवाया था, चंदेला डायनेस्टी ने जो मंदिर बनवाया था, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध है अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है कनरिया महादेव टेम्पल। तो चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, ठीक है, कनरिया महादेव टेम्पल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट हैं। बिल्ट बाय किंग विद्याधरा, चंदेला डायनेस्टी एट खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसकी लोकेशन जरूर याद रखनी है आपको। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है खजुराहो टेम्पल्स का। फेमस फॉर इरोटिक एंड डिवाइन स्कल्पचर्स, इसे खजुराहो समूह के मंदिरों का मुख्य मंदिर भी माना जाता है। तो लोकेशन भी आपको याद रखनी है। विच प्रतिहारा रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो किस प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका? तो ये आपको बताना है। तो ये रोका था भाई नागभट्ट वन ने,
तो नागभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने रोका था। नागभट्ट प्रथम जो है 730 से 760 से ही फाउंडेड गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी एंड ही रिपेल्ड अरब इन्वेजन्स एंड बैटल ऑफ राजस्थान 738 सी लेड बाय जुनेद। प्रतिहार वंश का केंद्र क्या था? तो कन्नौज था। बाद में मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली प्रतिहार शासक बने थे। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो यहाँ पे देखियो आपको क्या सीखने को मिला कि किस डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो कौन था। फाउंडर से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो सभी जो डायनेस्टी थी एंशियंट इंडिया में तो और मेडिवल में जो डायनेस्टीज थी उनके फाउंडर्स आपको पता होने चाहिए, और क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रख लेना क्योंकि क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हु वर रेफर्ड टू एज शेखाजाबाद शेखजा दास और हिंदुस्तानीज। तो मुगल प्रशासन के संदर्भ में शेखजादे है, ये शेखाजाबाद नहीं है, ये शेखजादे है भाई। कई बार मुझे ना कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। शेखजादे और हिंदुस्तानी, और या हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था? तो मुगल प्रशासन में के संदर्भ में शेख जादे या हिंदुस्तानी, तो शेख जादे और हिंदुस्तानी किसे कहा जाता था ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो आपका जो आंसर है वो है इंडिजीनस मुस्लिम हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर मुगल रूल। तो देसी मुस्लिम जिन्होंने मुगल शासन में प्रशासनिक पद धारण किए थे उन्हें कहा जाता था शेख जादे और हिंदुस्तानीज। ठीक है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। शेख जादेज और हिंदुस्तानीज इंडियाज मुस्लिम सर्विंग एज अ नोबल इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर डिस्टिंक्ट फ्रॉम तुरानी सेंट्रल एशियंस एंड ईरानी पर्शियन नोबल्स। इन्होंने मुगल प्रशासनिक ढांचे में स्थायित्व और स्थानीय समर्थन प्रदान किया। औरंगजेब के समय इनकी संख्या और प्रभाव बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स एज अ मॉन्यूमेंट विद इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक और उनकी वास्तुशैली का सही मेल है ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुतुब मीनार दिल्ली बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश एंड स्टाइल क्या है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है, कैलीग्राफी एंड आर्चेस। खजुराहो जो है नागर शैली में है। इंडिया गेट ब्रिटिश आर्किटेक्चर है और लोटस टेम्पल आधुनिक बहाई वास्तुकला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग इवेंट्स विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो निम्नलिखित घटनाओं को सही विवरण मिलाइए। तो ये आपके जो है एक तरफ कॉलम ए है और एक तरफ कॉलम बी है, तो आपको मिलान करना है इनमें से। तो इसका जो आंसर है पहले का पांचवा, तो ये है लेड ब्रिटेन टू एक्सपेंड इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया, इंडो रशियन राइवलरी जो हुई थी। और बी का है सेकंड, तो सब्सिडियरी ट्रीटी 1839, इसमें फोर्स्ड ऑन दी अमीर्स आमिरों और सिंध बिफोर एनेक्सेशन। फोर्स्ड ऑन दी आमिर्स एंड सिंध बिफोर एनेक्सेशन। सल चार्ल्स नेपियर, तो इसका क्या है? सी का फोर्थ है लेड मिलिट्री कैंपेन टू एनेक्स सिंध कॉल्ड इट रेस्कलेटी एंड रिवर सिंध। तो इसका क्या है? तो इसका है हैड कॉमर्शियल वैल्यू अट्रैक्टेड ब्रिटिश इंटरेस्ट। ट्रीटी ऑफ 1832, तो ओपनड सिंध रिवर्स एंड रोड्स टू ब्रिटिश ट्रेड। तो ये हमने देख लिया है, जो इनको जरूर याद रखें, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई मिलान जो करने वाले हैं। तो इसके फैक्ट हैं इंडो रशियन जो है राइवलरी 19th में लिंक टू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया। सर चार्ल्स नेपियर एनेक्स सिंध इन 1843 टर्म्ड एज अ पीस ऑफ रेस्केलिटी। ट्रीटी ऑफ 1832 अलाउड ब्रिटिश ट्रेड एक्सेस थ्रू सिंध। और देखिए भाई प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो इस बात को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। ऐसा ना लें कि ये प्रोनाउंसिएशन ये है वो है, इन चीज़ों पे ना फोकस करके इस चीज़ पे फोकस करें कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है बस। ब्रिटिश विस्तार की रणनीति में सिंध एक अहम स्थान था। सिंध का जो है एक अहम स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। रोज द सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एट हड़प्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। रीजन क्या है इसका? दीज प्लेटफॉर्म्स वर फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स। तो हड़प्पा में गोलाकार ईंटों के प्लेटफॉर्म धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे, और इसका कारण है इन प्लेटफॉर्मों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए। तो आपका आंसर क्या है? ट्राई करना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है जो है ऑप्शन डी ए जो है फॉल्स है, बट
आर जो है वो ट्रू है। तो भाई जो हड़प्पा में कोलाकारी ईंटों के प्लेटफॉर्म धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होते थे, ये गलत है। जो स्टेटमेंट ए है, जो इसका कारण है असरसन का जो रीजन है वो सही है। इन प्लेटफॉर्मों में गेहूं और जौ के दाने पाए गए। Brick platform at Harappa were granaries, not religious platforms. And wheat and barley grain found proves storage use. हड़प्पा सभ्यता कृषि आधारित और नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी पराक्रम दिवस। तो निम्नलिखित में से कौन पराक्रम दिवस से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो आई थिंक इसका पता होना चाहिए भाई सभी को। तो इसका जो आंसर है सुभाष बोस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी, बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021। उद्देश्य क्या है, युवाओं को देशभक्ति और साहस से प्रेरित करना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मौर्यन रूलर इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पाई सिस्टम इन हिज एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरी व्यवस्था की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भाई आपका चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम एंड विद गाइडेंस ऑफ चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। एंड स्पाइज जो है गुधापुरुषा यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। यह व्यवस्था आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, एक स्टूडेंट का। तो देखो भाई, अब फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है आपको, थोड़ा शायद मुझे लग रहा था कि उन्होंने कहा था कि जो फॉन्ट है वो थोड़ा थोड़ी उसकी जो है क्या कहते हैं इसे, जो है फॉन्ट छोटा है, इसे बड़ा करिए। तो वो आपके लिए कर दिया है भाई। आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें फ़ोन में भी, और अगर आप पीसी में देख रहे हैं या जो है टैबलेट में देख रहे हैं, तो भी आपको सही दिख रहा होगा। तो इस बारे में ज़रूर बताएं कि आपको जो फ़ॉन्ट है वो छोटा तो नहीं लग रहा है, अब वो बड़ा कर दिया है भाई। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, फ़ोन में भी, टैबलेट में हो देख रहे हो, या आप कंप्यूटर में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि फ़ॉन्ट इतना सही है या और बड़ा करना है। तो वो चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंग जो है ज़रूर बताएं अपने अकॉर्डिंग, और उस पर काम किया जाएगा। ठीक है भाई, पहले से ये थोड़ा बड़ा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाला जो है रूलर इज़ नोन फॉर फाउंडिंग द ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला। तो कौन सा पाल शासक विक्रमशिला नामक महान बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कुछ इसके फैक्ट हैं। धर्मपाल 8th सेंचुरी सीई में फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में जो है। अदर ग्रेट पाला यूनिवर्सिटीज नालंदा, उदंतपुरी एंड सोमरूपा। धर्मपाल ने पाल साम्राज्य को बौद्ध संस्कृति का केंद्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आफ्टर द नवाब ऑफ कर्नाटिक्स डिफीट। तो नवाब कर्नाटिक की पराजय के बाद उत्पन्न व्यापक भू राजनीतिक परिवर्तन का सही विवरण कौन सा है, यह आपको बताना है। ये हैं 4 ऑप्शंस आपके। तो इसका जो आंसर है वो है, इट रिवील्ड सिस्टमैटिक वुलनरेबिलिटीज इन नेटिव मिलिट्री स्ट्रक्चर, प्रमोटिंग यूरोपियन कंपनीज टू ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल हेजिमनी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसने स्थानीय सैन्य संरचनाओं की कमजोरियों को उजागर किया और यूरोपियन कंपनी को व्यापार से राजनीतिक प्रभुत्व की ओर प्रेरित किया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्नाटिक वार 1746 से 1763 तक सोड इंडियन रूलर्स मिलिट्री वीकनेस, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स टू टेरिटोरियल पावर्स। इससे यूरोपियन कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हासिल करनी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असर्सन रीजनिंग का फिर से आ गया है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं असर्सन रीजनिंग के। तो असर्सन में क्या है, द जहरथन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेक्रीफिशियल रिचुअल्स ऑफ एरोक्सिम। इसका रीजन है, द जहारथन इज अ sacred grove believed in to be inhabited by spirits including जहरारेरा, द लेडी ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स। तो एरोक्सिम में बलिदानी अनुष्ठानों की जौहरथान जो जाहेर थान केंद्रीय भूमिका निभाता है। कारण क्या था इसका, जहरथान एक पवित्र उपवन है जिसे आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है, जिसमें जहरा रेरा पवित्र उपवन की देवी भी शामिल है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट
आर एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एरोक्सिम जो है एक संथाल फेस्टिवल इन्वॉल्विंग सेक्रीफिशियल रिचुअल्स, और जारहथन जो है सेक्रेड ग्रूव सेंट्रल टू संथाल रिलीजन। जहराथन को आदिवासी संस्कृति में देवताओं का निवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। द बैटल ऑफ समुद्र वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंसेस। तो रामूगढ़ का जो युद्ध है, समुगढ़ का समुग्र समुगढ़ रामूगढ़ नहीं है, समुग्र है। समुग्र का जो युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था। कई बार तो भाई प्रोनाउंसिएशन इतनी गलत हो जाती है, समझ ही नहीं आता क्या बोल गया। तो ऐसा कई बार होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है भाई, तो उस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो समुद्र का जो युद्ध है औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था, ठीक है। तो बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हुआ था दारा सिकोह के बीच, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बैटल ऑफ समुद्र 1658 में हुआ था ड्यूरिंग वार ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। औरंगजेब डिफीटेड जो है दारा सिकोह ड्यूरिंग हिज पाथ टू थ्रोन। यह युद्ध आगरा के निकट हुआ और मुगल उत्तराधिकारी जो है उत्तराधिकार युद्ध के निर्णायक मोड़ था। तो दारा सिकोह को हरा दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 है। द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इन्हीं में से बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 3 स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और फिर अपना जो है आंसर दीजिए इसको रोक के वीडियो को। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओनली वन सही है भाई इसकी। दीज केव्स आर नियर बुद्धे भुवनेश्वर एंड वर मींट फॉर जैन मॉन्क्स। तो ये गुफाएं भुवनेश्वर के पास हैं और जैन साधुओं के लिए बनाई गई थी, इतना आपको ध्यान रखना। बाकी दोनों स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये सही नहीं है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो उदयगिरी है और खंडगिरी केव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कुछ फैक्ट हैं। उदयगिरी खंडगिरी केव्स उड़ीसा में है, 2nd सेंचुरी BCE में किंग खारवेल ने, जो कि चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसने बनवाई थी। mainly used by Jain monks for meditation and religious practices, not Buddhist caves. Buddhist caves are like Ajanta और एलोरा caves. उदयगिरी एंड खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे, ये आपको बताना है। तो ये किए गए थे भाई कनाडा में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स देन कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हेल्ड इन हैमिल्टन कनाडा इन 1930। 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। भारत ने पहली बार 1934 में लंदन में जो है हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो किस चोल शासक को कृषि के समर्थन हेतु सिंचाई प्रणाली के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल वन को। तो राजेंद्र चोल प्रथम को। द राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ही कंस्ट्रक्टेड एक्सटेंसिव टैंक्स, कैनाल्स एंड डैम्स फॉर एग्रीकल्चर, एक्सपेंडेड एम्पायर टू साउथ ईस्ट एशिया। श्री विजय चोल साम्राज्य कृषि आधारित था और उसकी सिंचाई व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, डायनेस्टीज़ के बारे में। चोला एम्पायर के बारे में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लें। आपके नोट्स हों जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बुक से पढ़ लें, तो ज़रूर पढ़ें चोला एम्पायर के बारे में, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और उनके रूलर्स के बारे में, कौन इसका फाउंडर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन और रीजनिंग का है। द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 लिमिटेड फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया टू ट्रेडिंग पोस्ट ओनली। रीजन में क्या है, द फ्रेंच कुड नो लॉन्गर स्टेशन ट्रूप्स और फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज आफ्टर द ट्रीटी। तो पेरिस की संधि 1763 में भारत में फ्रांसीसी बस्तियों को केवल व्यापारिक केंद्रों तक सीमित कर दिया था। कारण था संधि के बाद फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों में सैनिक नहीं रख सकते थे और न ही उन्हें किलेबंदी कर सकते थे। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो इसका जो आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके कुछ जो है फैक्ट देख लेते हैं। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में एंडेड द 7 ईयर वॉर्स। फ्रेंच लॉस्ट देयर पॉलिटिकल एम्बिशन इन इंडिया एंड रिटेन्ड ओनली पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे और यनम। चंद्रनगर जो है ट्रेडिंग पोस्ट था उनका। फ्रांसीसियों को भारत में केवल व्यापारिक उपनिवेश रखने की अनुमति थी, सैनिक नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रीजनल फीचर्स ऑफ गुजरात मेडिवल आर्किटेक्चर। तो गुजरात की मध्यकालीन वास्तुकला की क्षेत्रीय विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इन तीनों को पढ़िए और अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं ये भी जरूर बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है जो है ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड जो है स्टेटमेंट सही है। आर्किटेक्चर फॉर्म्स ऑफ इन गुजरात ऑफन incorporated elements from local temple traditions। और स्टेटमेंट 2 है, structures such as mosques and tombs in Gujarat featured ornamental carving like torans and bell motifs। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट पूछा है इसमें से। नेक्स्ट जो कुछ फैक्ट हैं इसके देख लेते हैं। गुजरात आर्किटेक्चर ब्लेंडेड इस्लामिक एंड हिंदू स्टाइल, एग्जांपल्स जैसे कि जामा मस्जिद अहमदाबाद, सीडी जो है सैयद मॉस्क फेमस फॉर लेटिस विंडोज एंड इंडिजीनियस फीचर लाइक तोरन्स लोटस बेल्स वर वाइडली यूज्ड। गुजरात की वास्तुकला को इंडो इस्लामिक स्टाइल का बेहतरीन नमूना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तो ब्रिटिश कैपिटल accumulation in the 18th century was reinvested in industrial development। Reason क्या है? The capital was largely controlled by merchants and industrialists instead of the feudal aristocracy। अभी कथन जो है इसका असर्शन क्या है? 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में पुनर्निर्वेशित किया गया। कारण पूंजी मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में थी, ना कि सामंती अभिजात वर्ग के। तो इनमें से बताना है आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैपिटल फ्रॉम इंडिया थ्रू ट्रेड टैक्सेशन एंड प्लंडर यूज्ड फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नॉट फ्यूडल लॉर्ड्स। तो भारत में निकली संपत्ति को ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को गति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वर यूज्ड बाय द विलेजर्स ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट। तो चिपको आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा कौन सा तरीका अपनाया गया था, तो ये आपको बताना है। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट कटिंग्स। पेड़ों को काटने के लिए, हगिंग ट्रीज टू प्रिवेंट कटिंग्स, पेड़ों को काटने से रोकने हेतु उन्हें गले लगाना। तो चिपको मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में हुआ था, लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, ये इंपॉर्टेंट है। और चांदी प्रसाद भट्ट। और विलेजर्स स्पेशली वुमेन हग ट्री टू स्टॉप लॉगिंग, एंड यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मुगल एम्परर डिड महाराणा प्रताप फेस इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था। ये 4 ऑप्शन है, आपको जरूर बताना है। तो ये क्या था? अकबर का। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो हुआ था 1576 में हुआ था, फॉर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप मेवार एंड मुगल फोर्सेस अंडर राजा मान सिंह अकबर जनरल। महाराणा प्रताप एस्केप्ड कंटिन्यूड गुरिल्ला वॉरफेयर। यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोभाना रानाडेज लेगेसी एज अ गांधीयन इज द मोस्ट क्लोजली अलाइंड विद विच कंटेम्पररी गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो गांधीवादी शोभना रानाडे की विरासत किस समकालीन भारत पहल के सबसे अधिक मेल खाती है, पहल से सबसे अधिक मेल खाती है, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो आपका जो आंसर है वो है स्वच्छ भारत अभियान। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शोभाना रानाडे गांधीयन सोशल जो है वर्कर प्रमोटिंग क्लीनलीनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट। हर आइडियोलॉजी रेजोनेट्स विद महात्मा गांधीज ड्रीम ऑफ क्लीन इंडिया। तो स्वच्छ भारत अभियान 2014 में गांधी जी की स्वच्छता और स्वास्थ्य की सोच पर आधारित है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू महात्मा जो है ज्योतिबा फूले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। फूले इज द बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फूले किस योगदान के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, ये आपको बताना है। तो ये है भाई ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एंड एंटी कास्ट मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सामाजिक सुधार और जातिवाद विरोधी आंदोलन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले 1827 से 1890
सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड सत्य शोधक समाज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1873 में। वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन, ओपन स्कूल्स विद सावित्रीबाई फूले, अपोज्ड कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। महात्मा फूले को आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच महाराणा प्रताप रूलर फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674 प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ छत्रपति। तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, तो आज गणेश चतुर्थी है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारी यात्राएं निकल रही हैं। तो किस मराठा शासक ने, तो आई थिंक आवाज़ तो मेरी आ रही होगी आपको, तो किस मराठा शासक ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और स्वयं को छत्रपति घोषित किया था, ये आपको बताना है। तो ये थे शिवाजी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो शिवाजी क्राउंड एज ए छत्रपति इन 1674 एट रायगढ़ फोर्ट, एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी एंड फोर्ट सिस्टम, फॉट अगेंस्ट मुगल्स आदिल शाही जो है सल्तनत। शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरिया वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सेंट। तो सतरिया भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, किस संत द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये आपको बताना है। तो ये स्टार्ट की गई थी शंकर देव के द्वारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सतरिया डांस ओरिजिनेटेड इन आसाम, इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट श्रीमंता शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी में, और जो है परफॉर्म्ड इन सताराज वैष्णवाइट जो है मोनास्ट्रीज में। यह भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य जो क्लासिकल डांस है उनमें से एक है, जो है और असम में ओरिजिनेट हुआ था सतरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपको बताना है। तो ये थी भाई एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो एनी बेसेंट बिकम INC प्रेसिडेंट इन 1917 कलकत्ता सेशन। सी वाज अ लीडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। एंड सरोजनी नायडू पहली बार जो है भारतीय महिला अध्यक्ष बनी 1925 में कानपुर सत्र में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट त्रिभुवन दास पटेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है त्रिभुवन दास पटेल के बारे में सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। तो ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर है ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज सोशल सर्विसेज। तो ये जो है गलत पूछा है इन्होंने, यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। उन्हें सामाजिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू में यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, त्रिभुवन फैक्ट देख लेते हैं। त्रिभुवन दास पटेल फाउंडेड अमूल कॉर्पोरेटिव जो है मूवमेंट इन गुजरात 1946 में, अवार्डेड रोमन मैग्सेसे अवार्ड 1963 में टू कम्युनिटी लीडरशिप, एंड ही रिसीव्ड पद्म भूषण 1963 नॉट पद्म विभूषण। उन्हें श्वेत क्रांति का एक महत्वपूर्ण नायक माना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ राजाज डिफर फ्रॉम दोज ऑफ जमींदार्स अंडर द मुगल सिस्टम। तो मुगल व्यवस्था में राजाओं और प्रशासनिक भूमिका जमींदारों से किस प्रकार जो है प्रशासनिक भूमिका जमींदारों से किस प्रकार भिन्न थी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, राजाज गवर्नड बॉर्डर्स रीजन्स एंड हेल्ड हायर स्टेटस, जमींदार्स मेनली मैनेज लैंड रिवेन्यू कलेक्शंस। ठीक है, तो राजा बड़े क्षेत्रों पर शासन करते थे और उच्च पद पर होते थे, जबकि जो जमींदार हैं राजस्व संग्रह करते थे। राजा सेमी ऑटोनोमस रूलर अंडर मुगल्स, जमींदार लैंड रिवेन्यू कलेक्टर्स लोअर इन हिरार्की। तो मुगल प्रशासन में राजाओं का स्थान जमींदारों से ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग द साइमन कमीशन 1927 एंड द नेहरू रिपोर्ट 1928। तो साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में उसकी तुलना में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, तो ये पहली स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। अब इनमें से ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ये रहे आपके, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाइदर वन नॉर टू। तो साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बिकॉज ऑफ इट्स ऑल इंडिया कंपोजिशन, ये भी गलत है। द नेहरू रिपोर्ट प्रपोज्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, नो, ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इन्होंने पूछा है उनमें क्या डिफरेंसेस थे, द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट कंपेयरिंग द साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। तो ये आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, तो दोनों इनकरेक्ट है इसमें से। ठीक है,
साइमन कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर्स हैंस बायकॉटेड। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये क्या कह रहा है पहली स्टेटमेंट, साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बिकॉज ऑफ इट्स ऑल इंडियन कंपोजिशन। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, उसमें कोई भी इंडियन जो है नहीं था साइमन कमीशन में। ठीक है। डेट जरूर याद रखनी है दोनों की, जो ईयर है वो क्वेश्चन पूछ लेता है उससे। ठीक है भाई। तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू द्वारा पारित किया गया था, बट नेहरू रिपोर्ट में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही जोड़ा सही रूप में मिला है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका जो आंसर है वो जो है ऑप्शन सी है, स्वदेश दर्शन 2.0 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट। स्वदेश दर्शन 2.0 लॉन्च्ड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट। मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट पीएम जनमन ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम। स्वदेश दर्शन योजना से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच दोज पार्टिसिपेशंस डिड दी अनुशीलन ग्रुप जॉइन फोर्सेस आफ्टर सी आर दास डेथ। तो सी आर दास की मृत्यु के बाद कांग्रेस के विभाजन में अनुशीलन समूह ने किसके साथ जो है मिलकर कार्य किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था भाई जे एम सेनगुप्ता। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आफ्टर सी आर दास जो है डेथ्स 1925 बंगाल कांग्रेस स्प्लिट इनटू प्रो चेंजर्स एम मोतीलाल नेहरू सुभाष बोस एंड नो चेंजर्स। अनुशीलन समिति जॉइंड बाय जे एम सेनगुप्ताज ग्रुप। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था। ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियंस इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। तो 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारतीयों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये आपको बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये था एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1947 में अराउंड 70% पॉपुलेशन जो डिपेंड थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर वर वेरी स्मॉल। स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक रीढ़ जो है कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू स्टाइल्स। तो वैसर शैली की मंदिर वास्तुकला किन दो शैलियों का मिश्रण है, ये आपको बताना है। तो ये है द्रविड़न एंड नागरा स्टाइल, द्रविड़ा एंड नागरा स्टाइल। तो वैसरा स्टाइल डेवलप्ड इन डेक्कन रीजन्स, चालुक्य होयसालाज ने डेवलप की थी। तो कंबाइंस नागरा नॉर्थ इंडियन एंड द्रविड़ा साउथ इंडियन स्टाइल्स का जो है कॉम्बाइंड ये मिश्रण है जो वैसरा स्टाइल है। प्रमुख उदाहरण है होयसालेश्वरा टेम्पल, हेलीबिड और पटाडाकल टेम्पल। इसे दक्कनी शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did हुआन सांग कॉल वन ऑफ द फोर लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो नोन एज इंडियन आइंस्टाइन। तो हुआन सांग ने किसे दुनिया के चार महान विद्वानों में से एक जो है कहा और इन्हें भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ये है नागार्जुना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नागार्जुन जो है सेकेंड सेंचुरी सी फेमस बुद्धिस्ट फिलोसोफर ऑफ मध्यमिका स्कूल एंड कॉल्ड इंडियन आइंस्टाइन फॉर हिज डीप लॉजिकल एंड फिलोसफिकल इंसाइट्स। ह्वेनसांग ने उन्हें विश्व के चार महान विद्वानों में गिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर दैट डिफीटेड कृष्णदेवराय ऑफ विजयनगर इन द बैटल ऑफ रायचूर। तो रायचूर की लड़ाई में विजयनगर के कृष्णदेवराय को किसने पराजित किया। तो ये किया था आदिल शाही ऑफ बीजापुर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बैटल ऑफ रायचूर 1520 में बिटवीन विजयनगर रूलर एंड कृष्णदेवराय एंड आदिल शाही ऑफ बीजापुर। दो इनिशियली द कृष्णदेवराय वॉन, लेटर बीजापुर सुल्तान जो है पॉजेस स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस। यह युद्ध जो है कृष्णा नदी घाटी पर नियंत्रण के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का। ब्रिटिश असर्शन है, ब्रिटिश कैपिटल अक्यूमुलेशन इन 18th जो है सेंचुरी वॉज री इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। रीजन क्या है, द कैपिटल वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टीड ऑफ द फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। अभिकथन है इसका, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पूंजी संचय को औद्योगिक विकास में लगाया गया। कारण क्या है, और पूंजी मुख्यतः व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथ में थी, न कि सामंती वर्ग के। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन डी दोनों सही है भाई। ए भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए का। Wealth drained from colonial like India reinvested in British Industrial Revolution controlled by merchants, industrialists, not feudal aristocrats। भारत से निकली संपत्ति ने ब्रिटिश की औद्योगिक क्रांति को गति दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग केव्स केव्स जो है साइट्स केव साइट्स एंड देयर आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो निम्नलिखित गुफा स्थलों को उनकी वास्तुकला विशेषताओं से मिलाइए। तो ये कॉलम ए है और कॉलम बी ये है फीचर्स, और कॉलम ए ये है। तो आपको बताना है कौन सा जो है सही मिल रहा है भाई। तो इसका जो आंसर है पहले का डी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पहले का ए। तो उदयगिरी जो है सर्कुलर चैत्याज विद स्तूपा एंड आर्क, और जो बी है वो गुंटापाले। तो ये किससे है? तो ये है बी का थर्ड, एनिमल शेप्ड सिंगल रॉक एक्सकवेशन। तो कोंडागिरी ये जो है सेकंड से मिलान कर रहा है इसका, पिलार्ड वरांदे विद सेल एट दी बैक। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ये जरूर ध्यान रखना है आपको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम फैक्ट देख लेते हैं। उदयगिरी अर्ली बुद्धिस्ट चैत्या केव्स थी, और गुंडापाले यूनिक एनिमल शेप्ड रॉक एक्सक्वेशन, और खंडगिरी जो है जैन केव्स थी विद पिल्लार्ड वरांदा एंड सेल्स। ये गुफाएं धार्मिक साधना और शिक्षा का केंद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट उर्स एट अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ में होने वाले उर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए भैया आप। तो इसका जो आंसर है, इट फॉलोज द लूनार कैलेंडर एंड मार्क्स द सेंट्स डेथ। तो यह चंद्र कैलेंडर के अनुसार होता है और संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। उर्स जो है अजमेर शरीफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फॉलोज इस्लामिक लूनार कैलेंडर, अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर। इसे सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द एक्सटेंसिव ओवरसीज एक्सपीडिशन टू साउथ एशिया पर्टिकुलरली अगेंस्ट द श्री विजय एम्पायर। तो किस चोल शासक को दक्षिण पूर्वी एशिया विशेषकर श्री विजय साम्राज्य पर अभियान का श्रेय दिया जाता है? ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। तो इसका जो आंसर है वो है राजेंद्र वन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट जो है लेड नेवल एक्सपीडिशन टू सुमात्रा मलाया एंड श्रीलंका, डिफीटेड श्री विजय एम्पायर इन अर्ली 11th सेंचुरी। चोल साम्राज्य की जो नौसेना थी वो दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन और रीजनिंग का। असर्सन है सर चार्ल्स नेपियर जस्टिफाइड द एनेक्सेशन ऑफ सिंध ऑन मोरल एंड लीगल ग्राउंड्स। और रीजन है इसका, ही डिस्क्राइब्ड इट एज अ यूजफुल ह्यूमेन पीस ऑफ रेस्केलिटी। तो ये अभिकथन है इसका, सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध के विलय को नैतिक और कानूनी आधार पर उचित ठहराया। कारण है इसका, इन्होंने मानवता की दृष्टि से उपयोगी छल कहा। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ऑप्शन सी। चार्ल्स नेपियर annexed Sindh in 1843 after defeating Talpur rulers, and he admitted it was a rascality but still done for British interest. सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा था। ठीक है भाई, तो इतना ध्यान रखना है आपको। चार्ल्स नेपियर annexed सिंध इन 1843। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मुगल एम्परर नोन फॉर प्रमोटिंग पर्शियन आर्ट लिटरेचर। तो कौन सा मुगल सम्राट फारसी कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हुमायूं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हुमायूं इनवाइटेड पर्शियन आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स आफ्टर हिज एग्जाइल इन पर्शिया, ब्रॉड पर्शियन पेंटिंग स्टाइल टू मुगल कोर्ट। हुमायूं ने फारसी संस्कृत प्रभाव जो है भारत में बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असरसन रीजनिंग का ही है। द संताल फेस्टिवल ऑफ इरोक्सिम मार्क्स द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर सेशन। रीजन है इसका, द मग सिम जो है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द हार्वेस्ट एंड प्रिपेयर्स फॉर अ न्यू साइकिल। तो अभिकथन ए है, संथालों का एरोक्सिम त्यौहार किस मौसम की समाप्ति को दर्शाता है? कारण है इसका, माघ सिम त्यौहार फसल के लिए आभार व्यक्त करता है और नए चक्र की तैयारी करता है। तो ये आपको बताना है कौन सा इसका जो है आंसर सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो ए जो है इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है। ठीक है भाई, तो ए वाली जो अभिकथन है असरसन सही है, रीजन गलत है इसका। ठीक है, इरोक्सिम फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड्स एंड माघसिम जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है संथाल्स का, और संथाल आदिवासियों के त्यौहार कृषि चक्र से जुड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी। तो कौन सा मुगल सम्राट अपनी विस्तृत आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये है भाई जहांगीर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तुजू के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी है एम्परर जहांगीर की, जो कार्यकाल था 1605 से 1627। गिव्स डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, नेचर, पर्सनल लाइफ। इसे फारसी में लिखा गया था और यह मुगल इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता वर एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट इन मार्च 1906। तो बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र नाथ दत्त मार्च 1906 में किस आंदोलन से जुड़े थे, तो ये बताना है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और लीडर्स लाइक बरिंद्र घोष, ब्रदर ऑफ अरबिंदो, प्लेड एक्टिव रोल एंड लिंक्ड विद अनुशीलन समिति, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था। और मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। यह आंदोलन विदेशी वस्त्रों के जो है बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन्स टू होल्ड कांधार स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट फॉर दी मुगल्स। तो कांधार मुगलों के लिए रणनीतिक रूप से क्यों इम्पोर्टेंट था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए इसका आंसर। तो ये है भाई कंट्रोल्ड, ऑप्शन डी, कंट्रोल्ड लैंड रूट्स बिटवीन काबुल एंड हेरात, फोर्टिफाइड आउटपोस्ट। काबुल और हेरात के बीच मार्गों पर नियंत्रण और सैन्य चौकी। कांधार वॉज गेटवे बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, कंट्रोल्ड बाय मुगल्स एंड सफाविद अल्टरनेटिवली। अकबर और शाहजहां दोनों के कंधार पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय दंती दुर्गा इन द मिड 8th सेंचुरी। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने किस वंश की स्थापना की, तो ये बताना है आपको, ट्राई करना है। तो ये की थी भाई राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दंती दुर्ग फाउंडेड राष्ट्रकूट डायनेस्टी 1753 सीई में, और कैपिटल थी इसकी मन्याखेता, कर्नाटका। दे बिल्ड द फेमस एलोरा जो है कैलाशनाथ टेम्पल, और राष्ट्रकूट कला, साहित्य और मंदिर जो है वास्तुकला में प्रसिद्ध हुए। तो इतना आपको बताना है, दंती दुर्ग इन मिड 8th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द टाइम मैगजीन हैड मॉक्ड गांधीजीज फिजिकल साइज बट टू whom डिड इट कंपेयर हिज मार्टरीडम लेटर ऑन। तो टाइम जो है, कभी टाइम पत्रिका ने गांधी जी के शरीर का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में उन्हें शहादत की तुलना किससे की, तो ये आपको बताना है। तो ये की थी भाई अब्राहम लिंकन से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो गांधी जीज असैसिनेशन 1948 was compared to Lincoln's martyrdom and both considered apostles of peace and equality। गांधी जी का विश्व भर में अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविंशियल आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत की प्रांतीय वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, बाकी तीसरी गलत है। ठीक है। तो बंगाल एंड जौनपुर डेवलप्ड डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल सेपरेट्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड रीजनल स्टाइल्स ऑफन ब्लेंडेड इस्लामिक स्ट्रक्चर्स एंड विद लोकल जो है आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। प्रोविंशियल स्टाइल रिमेन्ड कंप्लीटली यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी सही है। ठीक है भाई। बंगाल जो है मॉस्क फैक्ट है, ये बंगाल मॉस्क जो है कार्व्ड रूफ टेराकोटा वर्क्स। जौनपुर जो है डिस्टिंक्ट आर्क्ड गेटवे, और रीजनल स्टाइल मिक्स्ड इस्लामिक विद लोकल ट्रेडिशंस नॉट यूनिफॉर्म। प्रत्येक क्षेत्र में वास्तुकला की अपनी विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ तिमुरिड पावर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैमूरी शक्ति के पतन का कारण क्या था, तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो ये है राइज ऑफ उज्बेक्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो तिमूर सक्सेसर्स वीकन्स राइजेस ऑफ उज्बेक्स इन सेंट्रल एशिया एंड बाबर तिमूरिड लॉस्ट समरकंड मूव टुवार्ड्स द काबुल एंड लेटर इंडिया। उज्बेकों ने के उभार से तैमूरी साम्राज्य का पतन हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेट अप दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर। तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल किसने स्थापित किया, तो ये आपको बताना है। तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फाउंडेड इन 1886 एट लाहौर पंजाब, इंस्पायर्ड बाय दयानंद सरस्वतीज आर्य समाज प्रिंसिपल्स, एम्ड टू ब्लेंड वैदिक एजुकेशन प्लस मॉडर्न इंग्लिश लर्निंग। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग महाजनपदाज विद देयर कैपिटल्स। तो निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी राजधानी से मिलाइए। तो ये कॉलम्स हैं, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, जहां महाजनपद हैं उनकी कैपिटल से मिलाना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। पहले का जो है पहला है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है। पहले का पहला है, दूसरे का बी है, तीसरे का जो कुरु है उसका इंद्रप्रस्थ है, और अवंती का जो है ये है उज्जैन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आप एक से भी आप मिलान कर सकते हैं, जैसे कि आपको फोर्थ वाले का पता है, ये तीसरा है, दूसरा पहला। जो आपका फोर्थ है अवंती का पता है उज्जैन में, तो पहले का जो फोर्थ का सी है वो एक में ही है, बाकी तीनों को आप एलिमिनेट करके इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको एक ही पता है तो अवंती का मोस्टली पता ही होगा, उज्जैन का है। तो फोर्थ का जो है सी, तो फोर्थ का सी एक ही स्टेटमेंट में है और एक ही ऑप्शन में है, औरों में नहीं है, तो एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे भाई हमारे जो है इसका जो है फैक्ट देख लेते हैं क्या है। तो वत्सा, कौशाम्बी, मगध, राजगिरा, कुरु, इंद्रप्रस्थ और अवंती उज्जैन, तो ये 16 महाजनपद थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारत की राजनीतिक इकाइयाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो भारतीय फ्रांसीसी उपनिवेशीय वास्तुकला से जो है कौन सा लक्षण सामान्यतः संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑर्नेट मुगल डोम्स। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फ्रेंच स्टाइल सिमेट्रिक पेस्टल कलर्स और वरांदे स्लोपिंग रूफ्स सीन इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी मुगल डोम्स वर इंडो इस्लामिक नॉट फ्रेंच। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में विचार करें। ये 3 स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सी है। तो इसका जो आंसर है ओनली सेकंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है ये सही है। इट एम्पावर्ड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन जो है बी इज़ द राइट आंसर। केवल एक ही स्टेटमेंट इनमें से सही है, तीनों तो सही नहीं हो सकती क्योंकि तीनों में ऑप्शंस में नहीं दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनमें से हमें या तो 2 सही है या 1 सही है, तो हमारी स्टेटमेंट एक जो है 2 सही है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एक्ट ऑफ 1892 अलाउड बजट डिस्कशन प्लस क्वेश्चंस बट नो वोटिंग, नो डायरेक्ट इलेक्शंस, ओनली इनडायरेक्ट नॉमिनेशंस बाय प्रोविंशियल बॉडीज। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को सीमित भागीदारी बढ़ाई गई। ठीक है भाई, तो देखिए जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे जो आपके जो है स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ है उसके आंसर की के बाद, तो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट जो बचे हैं उनके सभी के कर लेंगे, और जितने भी एग्जाम आपके 2025 में हुए हैं सभी के हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करेंगे। पैटर्न आपको पता लग जाएगा। और भाई आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास पसंद आई है तो भैया ज़रूर लाइक करें, और अपनी जो है अगर कोई सजेशन है तो वो ज़रूर दें। ठीक है, आपके सपोर्ट से ही ये फैमिली बड़ी होगी, और धीरे धीरे हम इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी गलत आंसर नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी होगी। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट। फालतू की हम बातें ना करेंगे और अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। जितना हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना हम काम करेंगे। ठीक है भाई, और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लासेस रहेंगी। आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी होगी और लोगों तक रीच जाएगी इसकी, तो ये आपका काम है भाई इस चीज़ को आगे तक पहुँचाना। और आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट के लेके आएंगे, कंप्लीट लेके आएंगे हम। 50 क्वेश्चंस की हमारी जो है 50-50 क्वेश्चंस का हमारा जो है क्लास रहेगी भाई। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करनी है हमें, 50-50 क्वेश्चंस के कर लेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है 100 से 150 क्वेश्चन है किसी के किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसको दो क्लासेस में निपटा लेंगे। ठीक है डियर लर्नर्स, तो 60 क्वेश्चन थे इसलिए मैंने जो है हिस्ट्री के ये कर लिए हैं। ये सभी जो 9 शिफ्ट हुई थी उनको मिलाकर हैं 60 क्वेश्चन। ये बात आप ध्यान रखें। 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है। ठीक है,
जिस पर भी इतना विवाद चल रहा है। इसके आंसर्स काफ़ी गलत भी थे भाई इसके पेपर में, तो वो पता है ये आपको जो सिचुएशन चल रही है। बाकी ठीक है, लेवल्स हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।